सो हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम अपने रिवीजन नोट्स की तैयारी कर रहे हैं कि हमें जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी रिवीजन, जो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी रिवीजन कैसे करनी है। आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, तो उसके बेसिस के ऊपर आपने उस चैप्टर नंबर 2 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की रिवीजन स्टार्ट करनी है। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ गुड्स। बहुत ही ईजी वर्डिंग है कि गुड्स क्या होती हैं, विच आर इन फिजिकल फॉर्म। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हो। ठीक है, जो एक ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है, ठीक है, यूटिलिटी को सेटिस्फाई करती है, उसे हम गुड कहते हैं। कंजप्शन गुड्स कौन सी होती हैं? जो हम कंज्यूम करते हैं, जो बेसिकली किसी ह्यूमन बीइंग की डिमांड को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, दैट इज़ नॉन एज कंजप्शन गुड्स। इसकी आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि अब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, दिस इज़ योर कंजप्शन गुड्स। आपने कुछ खाया, ठीक है, आपने कुछ कंज्यूम किया, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर कंजप्शन गुड्स। कुछ भी हो सकता है, आइसक्रीम हो सकता है, मिल्क हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, टीवी हो सकता है, बेड हो सकता है, चेयर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? जो बेसिकली आपको हेल्प करती है एक नई चीज़ को प्रोड्यूस करने में। फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन, दीज आर बेसिकली यूज फॉर जनरेटिंग इनकम। जैसे कि कोई प्लांट हो गया, कोई मशीनरी होगी, ठीक है, जो आपको बेसिकली फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, दैट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड का बेस्ट एग्जांपल देखो क्या है जी, रॉ मटेरियल। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमें सपोज पनीर बनाना है, तो हमें वहाँ पे इंटरमीडिएट गुड कौन होगी? मिल्क हमारी इंटरमीडिएट गुड होगी। ठीक है, सो ऐसे ही आप किसी और चीज़ की भी एग्जांपल ले सकते हो जो बेसिकली फर्दर प्रोडक्शन में या रीसेल में यूज़ होगा। ठीक है, अच्छा चलो एक बात सुनो मेरी ध्यान से। ये तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, देखो आपको मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, ये रिवीजन नोट्स हैं, बट आपको जब भी पेपर में लिखना है, इसको प्रेजेंटेशन इसमें ऐड कर लेना अपनी। ठीक, और पेपर में लिखना भी थोड़ी लेंथ बन जाती है पेपर में हमारी। ठीक है, तो आपको ये हेल्प करेगा, जस्ट ये रिवीजन नोट की तरह इसको लेना। आगे है हमारा टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्वेस्टमेंट। बिकॉज अगर हम मैक्रो की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अपने आप में। तो इसकी जो आपको लाइन दिख रही है एज इट इज़ आपको याद करनी है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एडिशन मेड टू फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ये हमारे पास कोई स्टॉक पड़ा है, हम उसमें और कुछ ऐड कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बेसिकली इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये हमारी कैपिटल को फॉर्म करने में हेल्प करता है। अब कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है सर? चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, कि हमारा या तो स्टॉक बढ़ेगा या हमारा स्टॉक कम होगा। बेसिकली स्टॉक बढ़ता ही है, स्टॉक को बढ़ने को ही कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। आगे हमारा टॉपिक है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मैंने जैसे आपको बहुत ही मतलब लाइक फर्स्ट में ही मीनिंग बताया हुआ डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है कि 3 तरीके का होता है डेप्रीसिएशन। लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक जो रह गया हमारा, उसको आपको कमेंट में बताना है कि डेप्रीसिएशन का थर्ड मतलब क्या होता है। ठीक, देखो आगे जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो यही चीज़ है कि ग्रॉस से नेट जाते हैं तो क्या होता है, और नेट से ग्रॉस जाते हैं तो क्या होता है। जो मेरे बच्चे हैं उनको बहुत ईजिली पता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ रटाई हुई है उनको, कि जब भी हम ग्रॉस से नेट जाते हैं और नेट से ग्रॉस जाते हैं तो क्या होता है। अगर आपको ग्रॉस निकालना है तो आपको डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा, अगर आपको नेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन को आपको माइनस करना पड़ेगा। ये मैंने बहुत ईजिली, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ रटाई हुई है। आपका जो ये बुक में दिया हुआ है ना, प्रेजेंटेशन वाला पार्ट दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखना। ठीक है, एरोज़ को ध्यान में रखना कि एरोज़ ग्रॉस से नेट जाते हैं तो क्या होता है, नेट से ग्रॉस जाते हैं तो क्या होता है। आगे चाहे हमारे जो मर्जी आ जाए, ठीक है, हमको बस ये ग्रॉस और नेट वाला फंडा याद रखना है, दैट्स इट। आगे है जी हमारा स्टॉक और फ्लो। ये जो स्टॉक और फ्लो वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको पहले तो पता होना चाहिए इनका मीनिंग। दूसरी चीज़, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है सर, कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में हमें कुछ आइटम्स दी होंगी, आपको उन आइटम को बताना है कि आपको कि उस आइटम में से कि स्टॉक कौन सा है, उस आइटम में से फ्लो कौन सा है। सबसे पहले स्टॉक का मीनिंग समझो क्या होता है, कि स्टॉक इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये वर्डिंग याद रखनी है। स्टॉक क्या होता है, जैसे मेरे पास आज कितनी वेल्थ है, कितनी इन्वेंट्री है, ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है ये, मतलब लाइक कि सपोज आज की ही बात कर रहा है, मंडे की बात कर रहा है, ट्यूसडे की बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। फ्लो का मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम। बस ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का फंडा याद रखना। स्टॉक क्या होता है कि
पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज़ ध्यान से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको डायग्राम दिया हुआ है बुक में, आप देख भी रहे हो, स्क्रीन में भी देख रहे हो, बुक अगर खोली हो तो बेस्ट है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको पता है कि 3 हमारे पास सेक्टर हैं, उनमें से चीज़ें जाती रहती हैं। ठीक है, एक्सपेंशन, इनकम जनरेशन, और आपका थर्ड वाला जो है आपको दिख रहा है। ठीक है, ये घूमता रहता है, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है। ठीक है, इसको कंटिन्यूस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी कहते हैं। ठीक है जी, जो डिफरेंट सेक्टर्स में, ठीक है, सर्कुलर होती रहता है, चीज़ होती रहती है चीज़ें। ठीक है, और ये फंक्शनिंग है, मतलब इकॉनमी में एक फंक्शनिंग हेल्प प्रोवाइड करता है कि पैसा जनरेट होता रहे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती रहे, इकॉनमी चलती रहे। तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी कहते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अगर हम बात कर ही रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इकॉनमी में कितने तरह के सेक्टर्स हैं। ठीक है, हमारे पास इकॉनमी में मेजर 4 तरह के सेक्टर्स हैं। ठीक है, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली आपको वो 4 सेक्टर ऑफ इकॉनमी तो नहीं है, बट मैंने बच्चों को करवाई हुई है बहुत अच्छे तरीके से। आपको पता ही है कि 4 सेक्टर्स में वो फ्लो कैसा होता है। बट हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ठीक है, अगेन ये वाला टॉपिक तो बहुत ईजी है, बस हम इसका ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है जी, तो आगे अगर हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपकी केस स्टडी के लिए कि लीकेजेस और इंजेक्शंस क्या होता है। देखो, लीकेजेस का मतलब क्या होता है कि हमारी इकॉनमी से पैसा विड्रॉ हो रहा है, हमारी इकॉनमी से पैसा जा रहा है, उसे हम लीकेज कहते हैं। ठीक है, इंजेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमें अपनी इकॉनमी को बूस्ट करना है, तो हमें अपनी इकॉनमी में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखो, लीकेज की बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आपकी बेस्ट एग्जांपल है टैक्सेस, इंपोर्ट्स, ये लीकेजेस की एग्जांपल है। और दूसरी तरफ इंजेक्शन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसको हम इंजेक्शन कहते हैं। बेसिकली डिमांड के लेवल को बढ़ाना, इनकम के लेवल को बढ़ाना, ये हमारा किसका पार्ट है, इंजेक्शन का पार्ट है। आगे देखो जी, इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है कि इकोनॉमिक टेरिटरी को हम कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी जियोग्राफिकल टेरिटरी, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़। ठीक है, जहाँ पे हम मूव कर सकते हैं इजीली, हमारी गुड्स मूव कर सकते हैं इजीली, कैपिटल मूव हो सकती है। ठीक है, हम ईजिली पैसे को सर्कुलेट कर सकते हैं फ्रीली, बी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, उसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी कहते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ, देखो, दिस इज़ नॉन एज इकोनॉमिक टेरिटरी। तो स्कोप देख लेते हैं जी हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी का। अगर आपको वर्ड आता है ये इकोनॉमिक टेरिटरी, या आप कहीं भी, मतलब सपोज आपने लेंथ बढ़ानी है अपने पेपर की और आप इकोनॉमिक टेरिटरी वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो आपको उसके बारे में लिखना पड़ रहा है, तो साइड में बॉक्स बना के अपनी शीट के, जो यूनिवर्सिटी शीट होती है, साइड में उसको बॉक्स बना के उसको ऐड कर लेना, ये वाले पॉइंट्स, पॉलिटिकल फ्रंटरीज, ठीक है, एम्बेसीज, कंसल्टेंटेंट्स, मिलिट्री बेसिस, शिप्स, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स। ठीक है, बेसिकली इकोनॉमिक टेरिटरी हम किसे कहेंगे कि हमारा बेसिकली जियोग्राफिकल, ठीक है, हमारा जो ऊपर आसमान है और हमारी जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ये सारे का सारा हमारा क्या आ जाता है, इकोनॉमिक टेरिटरी आ जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंस कौन हो गए हमारी कंट्री के, मैं हो गया, आप हो गए, ठीक है, हम सब क्या हैं, हमारे अपने देश के नॉर्मल रेजिडेंस हैं हम, बिकॉज हम यहीं पर ही, हमारा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो लाइज टूवर्ड द कंट्री है, दैट्स वाई हम नॉर्मल रेजिडेंट हैं। आगे बात कर लेते हैं जी, आपके रिलेटेड एग्रीगेट्स आ गए। अगर आप डोमेस्टिक की बात करते हो, सपोज आपको कोई एमसीक्यूज आ गया कि आपको कुछ ऐसे एग्रीगेट दिए हुए हैं और आपको उसमें से पहचानना है कि डोमेस्टिक जो एग्रीगेट्स है उसमें कौन से हैं, तो ये ध्यान रखना, जिसमें आपको ये डी वर्ड दिखेगा, जीडीपी, एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी, एमपी, एनडीपी एफसी, ये सारे क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं। नेशनल वाले में आपको एन दिख जाएगा, नेशनल दिख जाएगा। ठीक है, आपको एग्रीगेट्स बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, आपको पता है, जब आपने नेशनल से डोमेस्टिक जाना और डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, तो आपको पता है NFIA को प्लस या माइनस आपको बहुत अच्छे से करवाया मैंने। NFIA की फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से पता है, उसका फार्मूला आपको पता है, फीफा माइनस फिटा, ये हो गया। आगे ग्रॉस और नेट का फंडा मैंने अभी भी बताया आपको। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना। आपको पता है कि आपको NIT को प्लस करना है या माइनस करना है। NIT का मतलब क्या होता है, NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज़। IT का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडीज़ क्या होता है, सब्सिडीज़ के मैंने
मैंने मीनिंग भी करवाया आपको, मैंने बताया है कि जो सब्सिडीज़ वाला टॉपिक है इस बार का वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब्सिडीज़ वाला टॉपिक ये आपको पता होना चाहिए। सब्सिडीज़ है फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द जनरल पब्लिक। सो ये बहुत ही बेसिक सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम बहुत ईजीली बहुत पहले कर चुके हैं, ठीक है। सो आप जैसे स्क्रीन पर देख भी रहे हो कि यहाँ पे फार्मूलाज लिखे हुए हैं ऑलरेडी सारे के सारे, इसको एक बारी गो थ्रू कर लेना, पीडीएफ आपका आपके ग्रुप में आ ही जाएगा, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। आगे बात करें अगर हम नेशनल इनकम की बात कर लेते हैं। नेशनल इनकम को हम किस एग्रीगेट से शो करते हैं? एनएनपीएफसी के एग्रीगेट से शो करते हैं। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है कि जो भी फैक्टर इनकम्स हैं जो हमारे देश के लोगों के द्वारा बनाई जा रही हैं या लोगों के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही हैं, ठीक है, चाहे रेंट है, चाहे इंटरेस्ट है, चाहे प्रॉफिट है, उसको सारी की सारी को हम नेशनल इनकम में पार्ट मानते हैं। चाहे वो विद इन द कंट्री हो, चाहे वो आउटसाइड द कंट्री हो, ये सारी की सारी क्या है? नेशनल इनकम होती है, ठीक है। तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, ये आपको डिफरेंस आ जाता है। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस का मतलब क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी है ना एक टॉपिक। और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस का मीनिंग क्या होता है? रियल जीडीपी। इसको याद रखना ढंग से, इसके न्यूमेरिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स करके जाना है इसके। आगे जो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है थेरेटिकल पोर्शन में जो देखें वो है वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला जो पोर्शन है हमारा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इसमें हमें एक क्वेश्चन या केस स्टडी बन सकती है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग वाली। तो इसको देख लेते हैं। देखो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि जो भी गुड्स या सर्विसेज किसी एंटरप्राइज के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही हैं उसे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलेंगे मार्केट वैल्यू के ऊपर। वैल्यू एडेड क्या होता है कि जो एक फर्म है, ठीक है, अपना खर्चा, अपनी प्रोडक्शन का खर्चा, सारा कुछ मिला के जो प्रोडक्ट को डिसाइड करती है कि मैं अपना प्रोडक्ट इतने रुपए में बेचूंगी, दैट इज़ नोन एज वैल्यू एडेड। जो जिस भी प्रोसेस में वो ऐड होता रहता है, चाहे वो प्रोडक्शन से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक का हो, उस सारे के सारे प्रोसेस को हम वैल्यू एडेड में लेंगे। तो इसी प्रोसेस में हमें एक प्रॉब्लम ना अराइज होती है जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। आपको ये न्यूमेरिकल फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक फॉर्मेट सा दिया होगा, उसमें आपको बताना होगा कि ये बताओ जी इसमें कैसे आप दूर कर सकते हो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। और ये थेरेटिकल पोर्शन में भी आता है। अगर थेरेटिकल पोर्शन में आता तो हम रिवाइज तो कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वाला हम किसी और क्लास में कर लेंगे। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है कि जब हम किसी कॉमोडिटी को मोर देन वंस एस्टिमेट कर लेते हैं तो हमें कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज हो जाती है। यानी कि हमने क्या कर लिया? नेशनल इनकम में ओवर एस्टिमेशन कर लिया। सो it is called problem of double counting. So how we solve that, how we resolve that, these kind of problems. So basically जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो यही कहता है कि by taking the value of only final product, जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू है ना, हमें उसको बस मानना है कि यही हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू है। दूसरा जो हमारी चीज़ आती है वो मैंने अभी भी बताया कि वैल्यू एडेड मेथड एक बेस्ट मेथड है कि टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अगला टॉपिक देखो हमारा प्राइवेट इनकम है। प्राइवेट इनकम कौन सी इनकम होती है कि वो इनकम, वो एस्टिमेशन ऑफ इनकम जो या तो फैक्टर या ट्रांसफ़र इनकम से इंक्लूड होता है किसी भी पर्सन का, ठीक है, चाहे वो विद इन द कंट्री हो चाहे वो आउटसाइड द कंट्री हो, वो प्राइवेट इनकम होती है। पर्सनल इनकम किसी भी पर्सन की, किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल इनकम हो सकती है। जो प्राइवेट इनकम होती है वो बेसिकली क्या है कि लाइक फैक्टर इनकम और जो ट्रांसफ़र इनकम पार्ट होगी। बट जो पर्सनल इनकम है वो किसी इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि आपकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। बेसिकली आप सब तो भी ऑटोनॉमस कंजप्शन में हो, आपको तो वो पता ही है, बट हम किसी ऐसे इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं जो एक मतलब लाइक हाउस होल्ड जैसा है कि वो कितना पैसा कमा रहा है, ठीक है, चाहे वो किसी भी सोर्स से कमा रहा है, चाहे मल्टीपल सोर्सेज से कमा रहा है, उसे हम पर्सनल इनकम कहेंगे। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी कि वो अपनी इनकम को कैसे यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, दैट इज़ नॉन एज योर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। बहुत ईजी वर्डिंग है आपकी ये तो। जीडीपी एंड वेलफेयर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। पिछले साल भी बोर्ड में ये क्वेश्चन देखा गया था। देखो जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको पहले जीडीपी का मतलब लिखना है। आपको बताना है कि जीडीपी अगर हमारे देश की अच्छी होगी हम इससे अजम्पशन कर सकते हैं कि हमारे
हमारे देश के जो नागरिक हैं, हमारे देश के जो हाउस होल्ड्स हैं वो अच्छा कमा रहे हैं, दैट्स वाई हमारे देश की जीडीपी अच्छी है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे देश में अच्छी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हमारे देश में हो रही है, दैट्स वाई हमारे देश की जीडीपी अच्छी है। ऐसे कुछ पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर जीडीपी अगर हमारे देश की अगर हाई हो तो लोग अंदर सुखी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जैसे कि आज के टाइम देख लो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है नहीं और हम कह रहे हैं कि हम देश में 5 में तीसरे नंबर पर हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे देश में नील बटा सन्नाटा वाला हिसाब किताब हुआ है, ठीक है। सो ऐसा भी सिचुएशन हमारे मतलब कभी ना कभी इकॉनमी में देखने को मिल जाती है। रियल और नॉमिनल जीडीपी वाला फंडा तो हमने ऊपर कर लिया, इसके ज़रा का अपन फार्मूलाज वगैरह देख लेना, ठीक है। वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, हमारे देश के जो पर्सनस हैं, पीपल हैं, ठीक है, वो कितने खुश हैं, एनवायरनमेंट हमारे देश का कैसा है, ठीक है, हमारे देश में रिसोर्सेज कैसे हैं, हमारे देश में नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, हमारे देश में फैसिलिटीज़ कैसी हैं, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट है वेलफेयर में आते हैं, ठीक है। इसी से हमारा वेलफेयर वाले पॉइंट में ही हमारा क्या लिमिटेशन बनती है। लिमिटेशन पहली क्या है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। जितना भी ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होता है, बार्टर सिस्टम होता है, ये किसी भी देश के लिए हानिकारक होता है। दूसरा है एक्सटर्नैलिटीज़। एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने काम के लिए किसी दूसरे बंदे को हायर कर रहे हैं, दैट इज़ नॉन एज एक्सटर्नैलिटीज़। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का मतलब होता है कि हम अपनी देश की जीडीपी का कितना हिस्सा किस सेक्टर में कहाँ कहाँ लगा रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर में जा रहा है, सेकेंडरी में जा रहा है, टर्शरी में जा रहा है, ये देखना। बट ये हमारे देश की लिमिटेशन कैसी है कि जब भी गवर्नमेंट बजट बनता है तो या तो सरकार प्राइमरी को दे रही है तो सेकेंडरी और टर्शरी पीछे रह जाते हैं, या तो सरकार सेकेंडरी और टर्शरी में इन्वेस्ट कर रही है तो प्राइमरी पीछे रह जाता है। तो ये मतलब लगा ही रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो अगला है हमारा ऑल प्रोडक्ट में नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। जितने भी हमारे देश के प्रोडक्ट हैं या जितने भी हमारे देश की जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली इन्वेस्ट नहीं कर रही, इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं कर रही देश में, तो ये भी कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, ठीक है, लिमिटेशन हो जाती है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सम पीपल मे बी सम प्रोडक्ट्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ सम प्रोडक्ट में बी नेगेटिव, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे देश में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर हम लें, पंजाब में देख लो कि बिजली फ्री थी, अब नहीं है। पंजाब में जब बिजली फ्री थी तो उसका इफेक्ट तो कहीं ना कहीं तो जीडीपी में पड़ेगा ही ना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी उस पर्टिकुलर सेक्टर में, उस पर्टिकुलर एरिया में, तो फ्री वाली चीज़ें ये भी जो है हमारे देश में नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। लास्ट है हमारा पॉइंट, इन्फ्लेशन में गिव्स इम्प्रेशन, ठीक है, फॉल्स इम्प्रेशन, ठीक है। जितना हमारे देश में महंगाई होगी, जितना हमारे देश में इन्फ्लेशन होगा, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे देश में, हमारे देश की जीडीपी में पड़ेगा। बिकॉज लोग जो हैं वो चीज़ें खरीदेंगे नहीं, बिकॉज वो चीज़ें ऑलरेडी बहुत महंगी बिक रही हैं। सो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखना, अपनी रिवीजन अच्छे से करना।